नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। देश में हो रहे तमाम विरोध के बावजूद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ मैच खेला। न सिर्फ मैच खेला बल्कि पाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त भी दी। लेकिन इस मैच के कुछ ही घंटे के भीतर पाकिस्तानी आतंकियों ने बांदीपोरा में घुसपैठ की और सीआरपीएफ के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवानों ने यह कोशिश नाकाम कर दी। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के रवैये में बदलाव कब आएगा? हम कब तक पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे और हमारे पीठ में छुरा घोंपने की साजिश होगी? ऐसे में हम तो पूछेंगे में सवाल नंबर 1, पाकिस्तान एक हाथ दोस्ती और दूसरे हाथ आतंकवाद की नीति कब छोड़ेगा? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की उम्मीद रखना बेईमानी है? और सवाल नंबर 3, क्या आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार होना चाहिए? इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले देखिए पूरा घटनाक्रम। पूरा देश बर्मिंघम में पाकिस्तान पर मिली विराट जीत के जश्न में डूबा था। दिल्ली हो या वाराणसी, फैंस विराट कोहली एंड कंपनी की जीत पर झूम रहे। इस बीच हार से हताश पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर के बांदीपोरा में अपनी नापाक हरकत शुरू की, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने जिस तरह जवाब दिया, पाकिस्तान उसे लंबे समय तक याद रखे। एक झटके में सीआरपीएफ कैंप पर हमले की कोशिश में लगे 4 पाकिस्तानी घुसपैठियों का खेल खत्म हो गया। तो हमारे 2 नंबर वाले मोर्चे ने फायर किया, फिर हमारे 1 नंबर वाले मोर्चे ने भी फायर किया। ठीक है, फायर का जवाब फायर से दिया तो मिलिटेंट अपना पोजीशन लेके इस जगह जो आप देख रहे हैं इस जगह उन्होंने पोजीशन चारों ने ले लिया। पाकिस्तान भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन कूटनीति से लेकर क्रिकेट तक हर मैदान पर उसे हार ही मिली है। पिछले 1 साल में कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने कई बार मुक्की खाई। यूएन में कुलभूषण जाधव के मामले पर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाई। पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन रद्द हुआ। ईरान ने भी भारत की तरह सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी। अब तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान को बहुत से मौके दिए जा चुके हैं। नए साल की शुरुआत पठानकोट से हो गई, तो बदली हुई परिस्थितियों का आप संज्ञान नहीं लेंगे? क्या आज वही परिस्थिति है? उसके बाद कुलभूषण जाधव हो गया, बुरहान वानी को स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी पाकिस्तान के हालात सियासत की तरह ही बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में भारत ने 12 में से 9 वनडे मैच जीते हैं, तो पाकिस्तान ने 18 में से 10 हारे हैं। भारत 17 में से सिर्फ 1 टेस्ट हारा है, तो पाकिस्तान 15 में से सिर्फ 6 जीता है। युद्ध की तरह नहीं था, एकदम मरा हुआ टीम है। पाकिस्तान में कोई दम ही नहीं था। पाकिस्तान की हालत है सेना की, सरकार की, वैसी हालत उनकी टीम की भी हो गई है। आमने सामने के टक्कर में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। हर मोर्चे पर मुक्की खाने के बाद इसकी भरपाई के लिए वो आतंकवाद का सहारा लेता है, घुसपैठियों की मदद से छिपकर वार करता है। जब प्रत्यक्ष लड़ाई होती है तो जैसे क्रिकेट में पिट गए, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में पिट गए, तो वो तो पिटते रहते हैं। हालांकि कांग्रेस कश्मीर में बार बार हो रही घुसपैठ के लिए सरकार को आड़े हाथों ले रही है। मौजूदा सरकार को पुख्ता कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तान की सरजमीन से जो हिंदुस्तान पर हमले हो रहे हैं उसको बंद करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल मुस्तैद जवानों ने बांदीपोरा में जिस बहादुरी का परिचय दिया है, उसकी तारीफ केंद्रीय गृह मंत्री समेत पूरा देश कर रहा है। लेकिन बॉर्डर से बर्मिंघम तक हर जगह धुनाई के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये है कि क्या चौतरफा हार से बिलबिलाया पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? और अब एक बार फिर सुनिए आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, चौतरफा हार से बिलबिलाया पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #चालबाज पाकिस्तान के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगी
आर के मल्होत्रा साहब, जो सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबित पात्रा, पवन खेड़ा है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और शेष नारायण जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इफ्तिखार शिराजी जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत मल्होत्रा साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, सेना से टकरार हो या कूटनीति स्तर, या हम कल रात का अगर मंजर याद करें जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को खेल के मैदान में रौंद दिया, ऐसा लग रहा है कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान विफल है और इसी वजह से वो बांदीपोरा जैसे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है चोरी छिपे। देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक पावर सेंटर है पाकिस्तान में, जिसको डीप स्टेट कहते हैं। यानी आप लीडर चाहे नवाज शरीफ को बनाएं चाहे जैसे मर्जी बनाएं, लेकिन असली ताकत पाकिस्तान आर्मी में। और पाकिस्तान आर्मी का वजूद पाकिस्तान में इस वजह से है कि वो पाकिस्तान के आवाम को ये कहती है कि आप एक सिक्योरिटी डेफिसिट कंट्री हैं। और सिक्योरिटी डेफिसिट इसलिए है बिकॉज इतना बड़ा देश भारत आपके सामने है और वो आप पे हमला करने वाला, तो आपको बचाने के लिए सिर्फ एक ही मौका है, वो है पाकिस्तान आर्मी। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई क्या है? पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई ये है कि हर जंग में वो हमसे बुरी तरह हारे। 1971 में हमने उनके 1 लाख आदमी वापस किए, लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी सत्ता में हैं और उनकी पावर कम नहीं हुई। तो एक इस माहौल में जब वो चौतरफा जगह हार रहे हैं, उनको अपने इंटरनल ऑडियंस को, पॉपुलेशन को बताना पड़ेगा कि आप देखिए हम हिंदुस्तान को पता नहीं कितने छक्के छोड़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल लड़ाई तो कर नहीं सकते। तो इसलिए वो नीति जो है उनकी एसिमेट्री की, टेररिज्म की, उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टेररिज्म पे और कश्मीर में हम उसको देख रहे हैं कि हम काबू कर रहे हैं उसको। तो इस वजह से उसको और बिलबिलाना पड़ेगा, झूठे वीडियो दिखाएगा, झूठी बातें करेगा, कभी यूएन में जाएंगे, कभी अनाप शनाप बयान देंगे। ये सब चीजें इसीलिए है बिकॉज अगर ये ना करें तो पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान आर्मी को पूछेंगे नहीं और उनका पावर स्ट्रक्चर भी डेमोक्रेटिक हो जाएगा, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होना चाहिए। यही आपको दिख रहा है। और कहीं हमारी गलती ये भी रही कि कश्मीर के आवाम में जो वायलेंस हमने होने दिया उसको शुरू में नहीं रोका गया। और अगर हम शुरू में ही अपने बंकर ना हटाते उधर से, जैसे थाने हमने छोटे छोटे पुलिस स्टेशन विलेजेस से हटा दिए और उनको मौका दिया कि साहब खुली हवा में घूमे, और उस खुली हवा में घूमने का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। 24 स्कूल जला दिए आपने बच्चों को। तकलीफ ये है कि जो ये आदमी करा रहे हैं उनके बीवी बच्चे फैमिली बिल्कुल खुशहाल है, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको पैसा मिल रहा है पाकिस्तान से उनकी सिक्योरिटी के लिए। हम लोग आमादा हैं और उनको सिक्योर रख रहे हैं। इतनी लंबी लंबी उम्र तक वो जी रहे हैं क्योंकि हम उनको हर फैसिलिटी दे रहे हैं। जब तक इन लोगों को हम काबू नहीं करते और इनके फाइनेंस पे हम काबू नहीं करते, इनको समझ में नहीं आएगी और पाकिस्तान इस किस्म से झूठ बोलता रहेगा। शेष नारायण जी, जैसा कि मल्होत्रा जी कह रहे हैं, मैं अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को आमने सामने थोड़ी देर बाद लाऊंगी। मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। पूरी तरह से हर मकसद पाकिस्तान का नेस्तो नाबूद हुआ है, चाहे यूएन में उसकी किरकिरी होने की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाना। इसके अलावा भारत पाक के संबंधों में किस तरह से भारत अब सख्त तेवर अपना रहा है इसकी बात हो। ऐसे में खेल के मैदान में भी चारों खाने चित पाकिस्तान हुआ है। अब ये वक्त सही है पाकिस्तान को अपने आप को उसकी खुद की औकात समझने का और उसके हिसाब से अपनी रणनीति को बदलने का और घुसपैठ के इरादों को बदलने का। शेष नारायण जी भाई, पाकिस्तानी फौज की मुसीबत ये है कि उनकी रोटी पानी से जलती है कि हिंदुस्तान को पूरे अवाम के नज़र में एक दुश्मन के रूप में पेश करते रहें। और सऊदी अरेबिया से उनका खाना पीना चलता है, अमेरिका से उनको ग्रांट मिलती है, मिलिट्री ग्रांट मिलती है, चाइना उनका मददगार है। तो जब तक इंटरनेशनल फोरम पे इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होना। अभी आपने देखा कि इनकी पाकिस्तान की वो टीम है जो कि बहुत मजबूत टीम हुआ करती थी, क्यों खराब हो गई? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम का, जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा जिस इलाके से इनकी बड़े बड़े बॉलर और बड़े बड़े बैट्समैन आते थे, जो पठान लड़के आते थे, जो पख्तून लड़के आते थे, वो अपने घर से नहीं निकल सकते। तो वहाँ पर एंटी पीपुल्स फौज
टोटली पूरी तरह से जिहादियों के कब्जे में है, और फौज के कब्जे में बेचारे वो क्या नाम, वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो जो पीपुल है उनको बेवकूफ बनाने के लिए, उनके आंख में धूल झोंकने के लिए ये लोग वहां लगे हुए हैं। और दूसरी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त, वो सारे लोग, मैंने अभी जो पिछले जो चीफ थे इनके, परवेज कयानी, वो तो इंटरव्यू में 2-3 बार उन्होंने कहा कि साहब हमारी नजर तो हिंदुस्तान से हटती ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाएं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इफ्तिखार शिराजी जी। एक दिलचस्प, सर मैं आऊंगी आपके साथ, जुड़ूंगी दोबारा। डाउन न्यूज सर, एक मिनट, डॉन न्यूज से जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं, फिर दोबारा आपके पास आ जाएंगे। इफ्तिखार जी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब उन तमाम फ्रंट्स पर खुद ही विफल होता दिख रहा है जो नियति थी उसकी। चाहे हम बात करें भारत पाक संबंधों में जहां उसे दो टूक खानी पड़ी है, यूएन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अदालत की बात करें, और अब तो ये नौबत आ गई है कि खेल के मैदान में भी आप चारों खाने चित हो गए हैं, और बांदीपुरा ने तो एक करारा तमाचा मारा है पाकिस्तान के मुंह पर। इफ्तिखार जी, देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पिछले कोई 30 सालों से तो कम से कम आप कह सकते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके असरात आपको हर तरफ नजर आते हैं। पाकिस्तान में तमाम इदारों से मुतासर हुए। आपकी बात पूछा तक तो ठीक है, लेकिन ये भी आपको देखना चाहिए कि सारे के सारे फ्रंट्स पाकिस्तान ने खुद नहीं खोले हुए। कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ से एक्सटर्नल भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ट्रबल क्रिएट की जाती है। तो ये सही बात है कि हाँ, पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े इशूज़ हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी पाकिस्तान के लिए बड़े प्रॉब्लम, बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन ये है कि एक एफर्ट ज़रूर हो रही है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को शायद उतनी स्पेस नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। और ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है कि जब भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट आती है उसको सही तरह से टाइम नहीं मिल पाता, वो इन्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं होती कि जो वो प्लान्स लेके आते हैं, जो उनके मन में होता है, जो वो करना चाहते हैं, वो वैसा नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में आपने कभी बात कही अपनी बातचीत को साझा करते हुए, आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो खुद पाकिस्तान के भी है, लेकिन कुछ ऐसे और मसले हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते हैं। आप जरा इस मंच पर उन तमाम दूसरे पहलुओं को भी साझा करिए हमारे साथ। नहीं, मेरा ख्याल में ये एक बड़ी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज बार चल रही हैं। अगरचे पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेम आता है कि अफगानिस्तान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को यूज कर रहा है और वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आने देता। तो पाकिस्तान में भी जब हम हुकाम से बात करते तो उनका भी एक आर्गूमेंट है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कोई वाकयात होते हैं तो उनके सारे ताने बाने जाके कहीं अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो अफगानिस्तान में अगर अमरीकी फौजें बैठी हैं, वहाँ पे नेटो फोर्सेज हैं और वहाँ पे इवन के इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं, तो क्यों नहीं फिर उन लोगों को रोका जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदर आके टेररिज्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो सब भुगत रहा है जो खुद उसने ही पैदा किया है। और ऐसे में जिस बात का आप अभी जिक्र कर रहे हैं, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी टेररिज्म की बात आती है तो ऐसा क्यों होता है कि लिंक सीधे जाके पाकिस्तान में ही जुड़ते हैं? इस बात का भी उत्तर दीजिए आप। देखिए, मेरे ख्याल में जहां तक पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की हम बात करें तो बड़ी क्लैरिटी है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाहती है कि पाकिस्तान से एक्सट्रीमिज्म खत्म हो, पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म हो। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि इस हवाले से बड़ी मुश्किलात हैं। पाकिस्तान को जब 79 के अंदर रशिया के खिलाफ वार के अंदर झोंका गया तो उसके बाद पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर टेररिज्म फैला है। देखें, आप देखिए, अच्छी बातें कह रहे हैं आप, हाँ। लेकिन सच्चाई क्या? सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान में ये हालत पैदा करने के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है, चाहे अमेरिका की वजह से हो या किसी वजह से हो, लेकिन एक्चुअली जिम्मेवार है। और आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उसको आप बांटते हैं। आप बांटते हैं कि हक्कानी ग्रुप के अगेंस्ट हम कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में कुछ कर दे, लेकिन तालिबान के भी कुछ हिस्से हैं जिसके साथ आप सहमत हैं। तो अब इस तरह अगर आप पिक एंड चूज करेंगे, दहशतगर्दी दहशतगर्दी है, तो दहशतगर्दी में आप चुन नहीं सकते कि ये अच्छे दहशतगर्द हैं और ये बुरे हैं। और यही एक तकलीफ है पाकिस्तान में। जिस दिन चाहे आर्मी हो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, आफ्टर ऑल आवाम है आप, और आवाम की आवाज क्यों नहीं उठाते? आप तो जर्नलिस्ट हैं। एक जर्नलिस्ट एक पाकिस्तान आर्मी जो डीप स्टेट है उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। तो ये किस किस्म की जर्नलिज्म करते हैं आप? जब तक उनको आप नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा?
लेट मी क्लियर माय पोजीशन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं यही बात अपने आर्गुमेंट में ये कह रहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाहती है कि पाकिस्तान से एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म खत्म हो, लेकिन स्टेट के अंदर भी कुछ इरिटेंट्स मौजूद जरूर हैं। हम ये नहीं कहते कि ऐसी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब ऐसा चाहते हैं। एक मेरी बात सोच सुनिए, का फर्क मौजूद है। जहां आप सियासत को रिलीजन के साथ जोड़ेंगे, जहां सियासत में आप मजहब लाएंगे और मजहब की कट्टरता लाएंगे, वहां ये चीजें होंगी। बिकॉज अगर आप ये कहें कि हम कहीं भी लड़ सकते हैं इस्लाम के लिए, और इस्लाम के लिए सब जायज है, जो मर्जी करें, आप जितना मर्जी खून खराबा करें, अगर इस किस्म की जहन है आपकी सियासत में, तो अमन की तो कोई चांस ही नहीं है। आप इसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाती पाकिस्तान की आवाम को? मेरा ख्याल में पाकिस्तान की आवाम तो जो सऊदी अरब की क़यादत में एक इस्लामी अलायंस बना है, उसके खिलाफ भी आवाज उठा रही है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई अलायंस नहीं बनना चाहिए जिसकी बुनियाद मजहब के ऊपर हो। हम नहीं चाहते कि कोई इस्लामी फौज बननी चाहिए, ना तो हम उस इस्लामी फौज के हक में, और ना ही पाकिस्तान के अंदर रिलीजन को इस तरह की चीजों में इस्तेमाल करने के क्या हक में है। इफ्तिखार जी की बातों से आप सहमत है? क्योंकि आईना दिखाया जा रहा है, लेकिन उस आईने से खुद को रूबरू ही नहीं कर पा रहे हैं इफ्तिखार जी, या फिर इफ्तिखार जैसे तमाम पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो एक पक्ष तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि हम पाकिस्तान के होते हुए भी टेररिज्म के खिलाफ है, हमारी कोशिशें हो रही हैं। क्या सच्चाई यही कहती है साबित? देखिए, आज बड़े ध्यान से आप इफ्तिखार जी को समझिए और सोचिए। वो जो कह रहे हैं वो पूरा हकीकत जानते हैं, मगर उस पार्शियल सच्चाई यहाँ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं है टेररिज्म हो, मगर ऐसी कुछ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, शायद वो ISI और मिलिट्री के लिए कह रहे हैं, जो चाहते हैं कि टेररिज्म फैले। देखिए, इफ्तिखार जी पाकिस्तान में रहते हैं, देखिए वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो स्वाभाविक है जुबान तक आते आते बहुत सारी बातें रुक जाती होंगी, तो वो कह नहीं पा रहे हैं। मगर आज बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपने विषय को रख ही दिया है। एक तरह से उन्होंने हमें बता दिया है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अब देखिए, यहां पर प्रॉक्सी वॉर के विषय में बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं, यहां बैठे हैं आर्मी के जनरल बैठे हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि ये जो पूरा प्रॉक्सी वॉर का कंसेप्ट है, जिसको अंग्रेजी में कहा गया ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स, जब 4 युद्ध पाकिस्तान भारत से हारता है तो पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया कि हम डायरेक्ट युद्ध में, अगर आमने सामने इंडिया की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी होगी तो कभी भी पाकिस्तान जीत नहीं सकता है। इसलिए एक छद्मवेश में युद्ध लड़ना, एक प्रॉक्सी रूप में युद्ध लड़ना, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और इसको ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स के डॉक्ट्रिन से पहले जियाउल हक जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ऑपरेशन ट्यूपैक के नाम से 1980 के दशक में यह आरंभ किया, और तब से ये छद्म युद्ध, ये प्रॉक्सी वॉर चले ही आ रहा है। दूसरी बड़ी बात है, आप इसमें याद करिए, अभी मई 13, 2017 को ही, मई 13, 2017 को ही अमेरिका के जो चीफ हैं उनके जो इंटेलिजेंस के, उनका नाम है डैनियल आर कोट्स, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मदरशिप पाकिस्तान रन्स द आईवी लीव ऑफ टेररिज्म। ये जो मदरशिप है टेररिज्म का पूरे साउथ एशिया में, ये पाकिस्तान है। कल लंदन में, परसों लंदन में जो ब्लास्ट हुआ, उसकी तार भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तो ये मदरशिप है टेररिज्म का, ये एक ऐसा जहाज है जो पूरे विश्व में आतंकवाद को फैला रहा है। आप भले ही दुहाई दीजिए कि मानवता के आधार पर हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन मानवता की जमीन तो मिले जहां हर बार घुसपैठ हो जाती है, आतंकी आते हैं और हमारे यहाँ पर तमाम जवानों को और जनता को मार देते हैं, और उसके बाद ये बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो आखिर लगाम इन पर कौन लगाएगा? ये भी तो बड़ा सवाल है जिसे पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। अब इस तरह अगर आप पिक एंड चूज करेंगे, दहशतगर्दी, तो दहशतगर्दी में आप चुन नहीं सकते कि ये अच्छे दहशतगर्द हैं और ये बुरे हैं। और यही एक तकलीफ है पाकिस्तान में। जिस दिन चाहे आर्मी हो चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो, आफ्टर ऑल आवाम है आप, और आवाम की आवाज क्यों नहीं उठाते? आप तो जर्नलिस्ट हैं। एक जर्नलिस्ट, एक पाकिस्तान आर्मी जो डीप स्टेट है उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। तो किस किस्म की जर्नलिज्म करते हैं आप? हम तो पूछेंगे। मैं आज का सवाल आपको एक बार फिर से बता देते हैं। चौतरफा हार से बिलबिलाया पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इस पर हजारों की संख्या में हमें उत्तर मिल रहे हैं। हमने ये सवाल पूछा था, इसमें हमें एसएमएस मिले हैं। 92% लोग मान रहे हैं कि हाँ, ये बौखलाहट है, बिलबिलाहट है पाकिस्तान की। वहीं दूसरी तरफ यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, जिसके जवाब हमें 97% लोग, महज 3% लोग नहीं मानते हैं
कि पाकिस्तान बिलबिला गया है। बाकी सब मानते हैं कि बौखलाहट है पाकिस्तान की। इस बीच आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान की करारी हार के बाद उनकी मीडिया की तत्काल कैसी प्रतिक्रिया रही और किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी ही टीम की खाट खड़ी कर दी। आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, वही स्क्रिप्ट, वही कहानी, वही पुरानी हिकमत अमली। भारत ने पाकिस्तान की एक न चलने दी। पूरी टीम पहाड़ जैसे हदफ के ताकू में 164 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सरफराज, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो धोखा नहीं देंगे, 15 रन बनाकर धोखा दे गए। पवन खेड़ा, सीधे आपका रुख करूंगी। इस वीडियो पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। और ये जो धोखा है, ये पाकिस्तान खुद अपनी आवाम से, अपने हुक्मरान से, सबसे कर रहा है। और आखिरकार ये तो एक पक्ष है कि खेल के जरिए वहां की मीडिया मजाक उड़ा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की बुरी तरह से किरकिरी हो रही है। और बांदीपुरा का ये आज का घटनाक्रम तो एक बार फिर से एक करारा मुंहतोड़ जवाब है पाकिस्तान को भारत का। बिल्कुल प्रीति जी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उनके सर्वाइवल के लिए उनको एक दुश्मन की हमेशा आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा पाकिस्तान का सर्वाइवल, माफ कीजिएगा, कोई उसका कारण ही नहीं बनता। इट्स सच अ फेल्ड एंड अ रोग स्टेट। आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन ने हिना रब्बानी खार को 2011 में बोला था कि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालती हैं तो ये मत सोचिए कि वो सांप सिर्फ पड़ोसियों को काटेंगे, वो पलट के आपको भी काटेंगे। तो इनके साथ ये बार बार होता रहेगा। भले ये बिलबिलाएं या न बिलबिलाएं, भले ये बिल्कुल कंफर्टेबल हों, ये तब भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा आईएसआई और आर्मी का पूरा व्यापार हथियारों से और एक भारत नाम के बहुत बड़ा दुश्मन जिसको दिखा दिखा के, डरा डरा के, अपने सरकार सिविलियन गवर्नमेंट को डरा डरा के वो उसी को यूज करके अपना व्यापार चलाते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ बिलबिलाए हैं इसलिए कर रहे हैं। इनकी ये आदतन ऐसा करते हैं, भले वो कोई भी फेज हो, भले अच्छे रिश्ते हों, बुरे रिश्ते हों, इनका ये व्यापार कभी नहीं बंद होता। क्योंकि अभी हमारे पत्रकार हैं पाकिस्तान से, इफ्तिखार जी यहाँ, तो मैं और संबित जी, इसमें हम कोई आर्गुमेंट, मैं संबित जी से भी निवेदन करूंगा, हम आपस में कोई बहस नहीं करेंगे जब तक ये आपके शो पे पाकिस्तान से एक बैठे हैं पत्रकार। हम दोनों इसमें एक ही आवाज में बात करेंगे और हमारी आवाज एक ही कॉमन रहेगी। इफ्तिखार जी, अभी एक बात उठाई पवन खेड़ा ने, हमारे विपक्ष के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए, क्या वाकई सच्चाई यही है जिस बात का जिक्र अभी पवन खेड़ा कर रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फेल स्टेट होने के साथ साथ उसे एक ऐसा पड़ोसी चाहिए जिसको लेकर वो हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराता रहे और उसको किसी भी कीमत पर सही से जीने ना दे? मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए फेल स्टेट का जो एक टर्म यूज करना है कुछ थोड़ा सा हार्श हो जाता है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान मसाइल में जरूर है, बट हम स्ट्रगल कर रहे हैं उन इश्यूज से, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो पड़ोस में वो भारत है, वो अफगानिस्तान है, वो ईरान है, या 7 समंदर पार से अमेरिका बहादुर आए हुए हैं, सबका मेरे ख्याल में जिस वक्त किरदार बनता है पाकिस्तान के ऊपर जरूर आप क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पाकिस्तान को हेल्प भी करना चाहिए। मेरा ख्याल में यूरोप हो या अमेरिका हो, हमने देखा है कि वो बात कर रहे हैं जब कोई ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान जिसका नाम है, जो आतंकवाद के इतर कहीं कुछ बात ही नहीं करना चाहता है। बात जरूर की जाती है जब भारत ये कहता है कि हम किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, तब ये कहा जाता है कि बातचीत से ही रास्ता खुलेगा। आप ये बताइए, क्या बार बार मानवीयता का ग्राउंड रखकर, मानवीयता की जमीन तो हो जिस पर बात किया जाए, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? इस बात का उत्तर दीजिए जरा। मुझे ये बताइए कि अगर मोदी जी आके रायविंड में नवाज शरीफ जी से मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत की सरकार ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन क़यादत है वो बड़ी अच्छी है, वो भारत के साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है, वो दोस्ती चाहती है। प्रधानमंत्री मिलते हैं, सुषमा जी वहां जाकर एक पॉजिटिव नोट पर बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, तो उरी जैसे अटैक हो जाते हैं, तो उरी जैसे अटैक हो जाते हैं ना सर, फिर कैसे हम उम्मीद करें कि हम अगर अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो हमें अच्छा ही बर्ताव होता हुआ दिखाई देगा? इस बात को जरा क्लैरिफाई कीजिए। और ये सवाल जो है, जो हमारे जो बाकी पैनलिस्ट है वो भी आपसे करना चाहेंगे। मेरा अगर आर्गुमेंट पूरा नहीं होगा तो शायद मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पाऊंगा। आप अपनी बात रखिए। मेरा पॉइंट ये है कि इस दिल्ली में बैठी सरकार भी ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का आम शहरी
और पाकिस्तान की सियासी क़यादत टेररिज्म को ना तो प्रमोट करती है, ना उनको एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट यूज करती है, और वो पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर 50 लाख अफगान महाजरीन को रखने का फैसला पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने किया है। अब भारत के साथ डायलॉग को आगे ले जाने का मामला पाकिस्तान की सिविल क़यादत ने डिसीजन लिया था। वाजपेयी जी को वेलकम करने वाले कोई और नहीं थे, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे ना पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल में एक चीज जो समझने की जरूरत है, एक तो डिफरेंशिएट करें, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को स्पेस दें और वो सपोर्ट दें जो उनको चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना, जहां जहां गुंजाइश हुई है पाकिस्तान को भारत ने कब अप्रिशिएट नहीं किया है, कब सहयोग नहीं किया है। मल्होत्रा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप जरूर इस बात का उत्तर दीजिएगा। मल्होत्रा जी आप अपना सवाल रखिए। इफ्तिखार साहब सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट चाहती है अमन, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट के अलावा जो आपकी ताकतें हैं वो अमन होने नहीं देती, तो इसका मतलब तो हम अमन की उम्मीद छोड़ ही दें बिल्कुल, बिकॉज पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट के बाद ताकत कभी नहीं होगी, आज तक नहीं रही। अगर ऐसी हालत होगी तो अमन की उम्मीद भारत रखे कहां से? बिकॉज देखिए, आपके एक प्रेसिडेंट थे, वो अपने आप को सीईओ कहते थे और आर्मी के चीफ रह चुके हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट है ना, ये हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, वो खुद बोलते हैं। तो अगर भारत, जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, इसको एक स्ट्रैटेजिक एसेट मानता है, और जितनी भी आपकी तंजीम है जो ये टेररिज्म फैला रही हैं, वो तो सिविलियन है ना, हाफिज सईद ले लें, कोई भी ले लें, वो तो सिविलियन है, और उनके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। फौज, पाकिस्तानी फौज उनको आतंक फैलाने के लिए सब कुछ मुहैया करा रही है, लेकिन इन लोगों को तो आप खुद इनके खिलाफ तो बात कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई बात नहीं करते आप, तो अमन की उम्मीद हम ना रखें बिल्कुल भी। मेरा ख्याल में आप जो 7 लाख फौज के चीफ की बात को इतना बड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं, उस बात को आप समझते हैं कि टोटल पाकिस्तान यही है। 20 करोड़ लोगों के जो सिविलियन लीडरशिप है ना, आप उसकी बात को भी समझें। जो कुछ भी हो, मुंबई अटैक्स हो या पठानकोट का मामला हो, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन क़यादत ने इन मामलात के ऊपर भारत की क़यादत को हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और हमेशा हमने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अपने इदारों को भी कहा गया कि आप इस मामले को देखें, अगर पाकिस्तान की सॉइल यूज हुई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में, मैं समझता हूँ, जर्नलिस्ट से समझता हूँ, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नागरिक हैं और आप बहुत ही बखूबी उसी तरीके से अपने आप को रखना चाह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सत्ता पक्ष के नुमाइंदे संबित पात्रा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। संबित, देखिए, कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं और बुनियादी चीजें हैं जो हमको समझना होगा। नंबर एक कहावत है कि पूरे विश्व में आर्मी जो है वो कंट्री पोजेस करती है, जो देश है वो आर्मी पोजेस करते, अपने पास आर्मी रखती है, मगर पाकिस्तान में ठीक उल्टा है, आर्मी के पास देश है। द कंट्री हैज आर्मी, अदरवाइज तो पाकिस्तान में आर्मी होल्ड्स द कंट्री। दूसरी बड़ी बात है, यहां पर आप अलग अलग करके मत देखिए कि एक स्टेट प्लेयर है, एक नॉन स्टेट प्लेयर है, और जो नॉन स्टेट प्लेयर है वो तो खराब है और स्टेट प्लेयर की तरफ हम जो है सिंपैथेटिक होकर देखें, ऐसा कोई नहीं है। ये सारे मिले हुए हैं और ये झूठ का एक ऐसा विमर्श, एक ऐसी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि नहीं ये तो अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तीसरी चीज है, आप याद करिए, डॉन अखबार के हैं इफ्तिखार जी, डॉन अखबार ने ही छापा था कि 2013 में सरताज अजीज जो इनके एडवाइजर है प्रेसिडेंट के, उन्होंने बकायदा कहा था कि जो आतंकवादी, जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान के लिए खतरनाक नहीं है, उन पे किसी प्रकार की कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो खतरनाक है उन पे आप कार्यवाही करिए। इस पे पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने बहुत तंज कसा। उसके बाद जाके सरताज अजीज ने इस स्टेटमेंट को वापस लिया और कहा कि नहीं नहीं, सबके साथ बराबर करना चाहिए। इसी पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। और प्रीति जी, वह भी दिन याद करिए जब इनके परवेज मुशर्रफ, जो इनके राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था ये हाफिज सईद, ये ओसामा बिन लादेन, ये तो हमारे हीरो हैं। आप बताइए, जब इनके राष्ट्राध्यक्ष के हीरो ये सब हीरो हैं, और नवाज शरीफ तो जाके यूनाइटेड नेशन में बुरहान वानी को मार्टर अर्थात शहीद बता रहे थे। तो ये अलग अलग करके मत देखिए, जैसे नवाज शरीफ है वैसे ही उनकी आर्मी है और वैसे ही हाफिज सईद है। तीनों का मकसद एक है कि यहाँ फैनेटिसिज्म और जिहाद के नाम पर भारतवर्ष में किसी न किसी प्रकार से अपनी बात रखेंगे। फिर इफ्तिखार जी, मैं आपका पक्ष जानूंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने सवाल आपसे पूछना चाहते हैं और आपकी उस पर क्या राय है? क्या एक बार फिर से
तमाम तथ्यों को आप दरकिनार करते हैं, और वो तथ्य, बाकी आप सिनेरियो रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तथ्य जो आपके ही पेपर में भी छपे हैं। पवन, आपका क्या कहना है? इफ्तिखार जी, आप बड़ी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कुछ और चाहती है, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप फेल्ड स्टेट हैं। आवाम जो चाहती है वो आवाम की चुनी हुई जो सरकार है वो कर नहीं पाती, फौज के हाथों में वो भी खेल रहे हैं, सब तो कठपुतली बने हुए हैं फौज के हाथों में। अगर आपकी सिविलियन गवर्नमेंट थोड़ी सी भी ताकत रखती तो भेज दिए दाऊद इब्राहिम को वापस हिंदुस्तान। आप तो मानने को तैयार नहीं कि दाऊद इब्राहिम आपके वहां है या नहीं है। आप छोड़िए दाऊद इब्राहिम को, कुलभूषण जाधव को आप हमारे यहां भेज दीजिए वापस, आपकी सिविलियन सरकार के हाथ में वो भी नहीं है, तो हम किससे एंगेज करें? हम आपकी सिविलियन सरकार से एंगेज करते हैं तो उनके पास ताकत नहीं है। आप कहते हैं कि अवाम कुछ और चाहती है, लेकिन सिविलियन सरकार पे भी आप भरोसा रखिए। हम भरोसा उस पर रखेंगे जो हमें कुलभूषण जाधव को जिंदा वापस भेजने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो, जो दाऊद इब्राहिम को वापस हिंदुस्तान भेजे और हम उस पर एक्शन ले सके। आप हाफिज सईद के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? आप एक एक्शन लेकर देखिए आपकी सिविलियन सरकार, फिर देखते हैं बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती। आप पहले आपस में अपना घर तो ठीक करिए। फौज की चलती है, सिविलियन सरकार की चलती है, आईएसआई की चलती है, या आपकी समस्याएं उनसे चलती है वहां अपने आप को उबार ही नहीं पा रहा है। और एक और उसने जो लगातार कोशिशें की है वर्षों से, वो हिंदुस्तान को परेशान करने की, चाहे वो घुसपैठ के जरिए या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर। ऐसे में ही पाकिस्तान अपने आप को ये भी कह रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। ये कैसा आतंकवाद के खिलाफ होना है जिसमें आप देश में लगातार अपने भीतर भी और बाहर भी बर्बादी फैला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी किरकिरी हो रही है। बड़ी चर्चा में हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का सवाल एक बार फिर से आपको बता दें, चौतरफा हार से बिलबिलाया पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और आपको बता दें, बड़ी संख्या में हमें एसएमएस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं। 99% लोग मान रहे हैं कि हाँ, बिलबिला गया है, बौखला गया है, परेशान है पाकिस्तान और इसी तरह से हरकतों को अंजाम दे रहा है, जैसा कि बांदीपुरा में उसने किया। इसके अलावा ट्विटर पर भी यही सवाल पूछा था तो 97% लोगों का जवाब भी हाँ में आया है। मैं सीधे इफ्तिखार जी आपके पास जाऊंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष, हिंदुस्तान का क्या है ये आपने सुना, क्या अभी भी आपकी सोच वही है जिस बात को आप रख रहे थे अभी तक, या फिर वाकई में आप सच को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और तब्दीलियां लाना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सच अगर ये है कि पाकिस्तान के पास के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जिनको आप दहशतगर्द करते हैं, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के उस पार भी कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं कि जिनको यूज किए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अगर हम सवात ऑपरेशन करते और यहाँ से मुल्ला फजलुल्लाह भाग के अफगानिस्तान जाता है और वो अमेरिकन फोर्सेस के जिनके ड्रोन्स को पाकिस्तान के फाटा के एरिया के अंदर तो बैतुल्ला मसूद भी नजर आ जाते हैं, हकीमुल्लाह मसूद भी नजर आ जाते हैं, एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन भी नजर आ जाते हैं, उनको नूरिस्तान अफगानिस्तान में बैठा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से आतंकवादियों का आपके पाकिस्तान में मिलना क्या है, क्या इशारा करता है? मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के साथ भी फेयर प्ले नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान फेयर प्ले नहीं कर रहा तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं हुआ रहा। और अगर मैं मेरा आर्गुमेंट तो होने दें कि सारे प्रोग्राम में मैं सबसे कम अगर बोला हूं तो मैं बोलूं, अगर आपने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेना तो मुझे बोलने तो देना। ऐसा नहीं है इफ्तिखार जी। और फिर मैं कहूंगा कि आप ऐसी शख्सियत है जिसका उत्तर सभी जो सवाल पूछ रहे हैं आप ही को देना है, और आप बोल रहे हैं कि आपको सबसे कम मौका दिया गया है। थोड़ा तो स्पष्ट होइए, थोड़ा तो ईमानदारी रखिए। जी बोलिए, अपनी बात पूरी रखिए। हाँ, मैं जो सवाल उठाए हैं, दूसरा ये है कि अगर कतर के अंदर तालिबान का दफ्तर खोला जाए या अफगानिस्तान के अंदर रब्बानी को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मंजर आम पे लाया जाए तो कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अगर पाकिस्तान मरी में तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे तो पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हमें डायलॉग की तरफ जाना है और डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करना है। हाँ, जी जी। तो मेरा ख्याल में दूसरा ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका है उसको दूर करने के लिए मेरे ख्याल में एफर्ट होनी चाहिए। अगर ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे तो पाकिस्तान तो पहले मुश्किल में है। अगर आप पाकिस्तान को बार बार चार्जशीट करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर वो पॉजिटिव फोर्सेस, पाकिस्तान के अंदर वो पॉजिटिव फोर्सेस जो शायद आप नहीं समझ रहे हैं और आपके हुक्मरान और आपकी सेना भी नहीं समझ रही है। शेष नारायण जी, इफ्तिखार जी की बातों से आप कितना सहमत हैं और किस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं इफ्तिखार जी अपनी बातों में?
देखिए, पाकिस्तान को समझने में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो समझा जाए कि जो संबित पात्रा ने जो बात कही कि पाकिस्तान की फौज को एक नेशन चाहिए और उस नेशन के नाम पे वो भीख मांगती है और वो अपने खुद हड़प करते हैं सारी फैसिलिटीज जो कुछ भी अमेरिका से या चीन से या सऊदी अरेबिया से जो खैरात मिलती है तो अवाम का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं उसको जरा गंभीरता से लीजिए। वो कह रहे हैं कि सियासत को मजहब से मिलाने की जो गलती पाकिस्तान ने की है उसका खामियाजा भोग रहे हैं वो। ये जो हाफिज सईद है ये कोई लल्लू पंजू नहीं है, जियाउल हक का दीनियात का एडवाइजर था और पूरी की पूरी फौज जो है इसकी मुरीद है। तो ये बाकायदा हम पे लाजिम है। और ये जो फौजी नैरेटिव है मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि वहां के 4 जनरल खड़े हो जाते हैं, हमारे 4 जनरल खड़ते हैं, पों पों करने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता। असली खेल ये है कि लड़ाई होगी उसके बाद भी, चाहे 71 की लड़ाई हो और चाहे 65 की लड़ाई हो और चाहे कारगिल की बात हो, लड़ाई के बाद जब तक राजनेता बात नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान की हालत सिराजी साहब ने कहे कि वहां के नेता कोई हैसियत ही नहीं है, सिविलियन गवर्नमेंट की कोई औकात ही नहीं है, उसको 2 कंटाप लगाते हैं फौजी जनरल। और वो बेचारा बेनजीर भुट्टो का क्या हाल हुआ, और एक ये नवाज शरीफ हैं, ये बेचारे अपने धंधे पानी में ही लगे रहते हैं। तो सवाल ये है कि चाहे जैसे करना पड़े, जब तक उनकी फौज को कमजोर करके, और चाहे आप मिलिटरी कर लें, आप फौज भेज लें उनकी फौज को, लेकिन कमजोर करने के बाद ही सिविलियन गवर्नमेंट का स्पेस बनता है। और जब तक सिविलियन गवर्नमेंट तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव जो सरकार होगी जिसमें अवाम का हिस्सा होगा, जब तक वो नहीं वहां होती तब तक फौज तो किसी कीमत पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं होने देना चाहेगी। तो इस वक्त जरूरी ये है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान को तो आप न्यूक्लियर बम चला नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये है कि आप जो ये बात बोल रहे हैं कि सेना को कमजोर करना पड़ेगा, इफ्तिखार जी क्या आप शेष नारायण जी की बात से सहमत हैं? और इस बात की कहीं ना कहीं चर्चा पाकिस्तान के भीतर आवाम में भी होती है। देखिए, सिविलियन सुप्रीमेसी की डिबेट यहाँ पे चलती रहती है और मेरा ख्याल में मैं भी समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं होगी, बिलखुसूस हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर और डोमेस्टिक बहुत सारे जो ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ के अंदर डिसीजन मेकिंग टोटली सिविलियन लीडरशिप के हाथ में नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सेटअप को मजबूत करने के लिए हमें एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक हम इस काबिल नहीं हो पाएंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो बार-बार इफ्तिखार जी जब से चर्चा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कर रहे हैं, और कौन सा सपोर्ट ऐसा है जो उन्हें नहीं दिया गया है? दोनों ही बातें बताइएगा। नहीं, क्या चाहते हैं? मेरी बात तो पूरी होने देना, मेरी बात पूरी नहीं होने देते आप, मेरा आर्गुमेंट पूरा नहीं होने देते। सर एक मिनट, संबित को सुन लेते दोबारा आपके पास आ जाएंगे। सर आप कहेंगे, आप थोड़ा इतनी देर से फिर आप कहेंगे कि आपको मौका नहीं मिला। संबित देखिए, पहली बात तो है ये हम लोगों को ये राउंड अबाउट्स नहीं लेना चाहिए, ये वॉट अबाउटरी है एक तरह से कि नहीं नहीं अगर आपको सिविलियन गवर्नमेंट को पावर देंगे तो सब कमाल हो जाएगा। अरे पावर कौन देगा? आपके लोग वोट करते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट बनती है, उसकी कोई औकात होती नहीं है, आर्मी उसको पोजीशन में रखती है, और जो आतंकवादी हैं वो आपके मेन स्ट्रीम है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म। आपने ये जो हाफिज सईद है ये लाहौर से इस्लामाबाद जाता है, उसके जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उसके लिए ट्रेन चलाया जाता है, ट्रेन में हजारों लोग उसके जो एड्रेसिंग है उसको सुनने के लिए बैठ के जाते हैं, उसके ऊपर गुलाब फेंका जाता है। तो ये नवाज शरीफ जी आंख बंद करके बैठे हैं, आप लोगों ने सारा का सारा लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया तभी तो वो ट्रेन में हाफिज सईद बैठ के जाता है। तो इसलिए हम विक्टिम प्ले करने की कोशिश मत करिए। एक बात सिराजी साहब आप समझ लीजिए, द परपिट्रेटर ऑफ टेररिज्म कैन नेवर प्ले विक्टिम। जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो आतंकवाद को जन्म देता है, वो अगर हाय रे मैं विक्टिम हूं, हाय रे मैं विक्टिम हूं करना शुरू कर दे तो लोग और नाराज होते हैं और एक्शन लेते हैं, उससे कोई आपको सिंपैथी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा था पवन खेड़ा ने, हिलरी क्लिंटन ने यही कहा था कि आप सांप और सपोले पालोगे, उनको दूध पिलाओगे तो वो थोड़ा बहुत आपको भी डसेंगे। दूसरी बड़ी बात है, आप देखिए अभी हाल फिलहाल में प्रीति जी याद करिए, केवल भारत ही नहीं जितने भी सार्क कंट्रीज थे, एक तो सार्क कंट्रीज ने बॉयकॉट किया जो सार्क का सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था, उसके बाद ढाका ने कहा कि हमारे देश में जो आतंकवादी घटना हुआ था उसके लिए भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा मुझे तो ठिकाने भी मालूम है, पाकिस्तान के कौन कौन से ठिकाने में कौन कौन सा आतंकवादी रहता है, इन्हीं के जियो टीवी में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो सब एड्रेस मैं दे दूंगा। तो जितने सार्क कंट्रीज है सब ने इनको बॉयकॉट किया हुआ है।
एक मिसाइल लॉन्च किया सभी सार्क कंट्रीज ने मिलकर इंडिया में आके। आप देखिए वहां भी पाकिस्तान नदारत था। जहां तमाम देश साउथ ईस्ट एशिया में आगे बढ़ना चाहती है, विकास की ओर जाना चाहती है, गरीब उन्मूलन करना चाहती है, वहां पाकिस्तान केवल और केवल अपनी आतंकवादी नीतियों के कारण अपने लोगों का भी बर्बाद कर रहा है और पूरे विश्व में अशांति फैला रहा है। ऐसे देश का पूरी तरह से बॉयकॉट होना चाहिए। जिस तरह से बायकॉट हो रहे हैं, आप सहानुभूति गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यों से आपको कतई सहानुभूति नहीं मिलेगी, बल्कि और ज्यादा आपकी किरकिरी हो रही है। इस पर क्या कहना है अब आपका? मेरे ख्याल में भारत की तो पिछले कई सालों से ये कोशिश है कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में धकेला जाए और पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में आप भी खुद इस बात की हकीकत से आगाह हैं। भारत की कोशिश है या फिर आपकी जिस तरह से हरकतें हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है? थोड़ा तो ईमानदारी से बात रखिए सर, थोड़ी तो ईमानदारी रखिए, आप भी पत्रकार हैं। चलो मैं आप ही की बात को ले लेता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कोशिश की अपने आप को आइसोलेशन में डालने की, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रही है। जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी तक ऐसा पाकिस्तान डिवोर्स में भी जाता है, पाकिस्तान वाशिंगटन के में जाके अमेरिकी इंतजामिया के साथ इंटरेक्ट भी करता है, पाकिस्तान यूरोप के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर नहीं करता, भारत के साथ नहीं कर रहा तो बीजिंग के साथ तो कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाने की अगर अंदर से कोशिश हो रही है, भारत की ओर ये कोशिश कोई भी देश अपने आप को डोरमैट की तरह इस्तेमाल होने देगा कि आइए अपने पैर पहुंचिए, अंदर पसारिए, जो आपने करना करें। अगर इस किस्म से कोई देश तैयार हो जाएगा तो उसके साथ लोग बात करेंगे। तो आप तैयार हैं, आपको जो मर्जी करे चाहिए ना, आप तैयार हैं कि साहब आप इस जगह आना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, उसकी इंटरेस्ट लेंगे, आप उसके पैसे लेंगे, वो भी हम देंगे। अगर आप इस किस्म से तैयार हैं तो कोई भी देश आपका इस्तेमाल करना चाहेगा। लेकिन एक बड़ी बात में आप आवाम कई दफे बोल चुके, कौन से अवाम हैं आपके? आप पख्तून्स को अवाम नहीं समझते, आप बलोचियों को अवाम नहीं समझते, आप सिंधियों को अवाम नहीं समझते, खैबर पख्तूनवा को आप अवाम नहीं समझते, सिर्फ पंजाब आपका अवाम है। तो जब तक ये जुदा जुदा रहेंगे और फौज इसको जुदा कर रही और आप इसको मान रहे हैं कि साहब ये जुदा है, तो अवाम कहां से आएंगे? तो जब तक पहले आप, और तीसरी बात आपने कहा कि साहब सिविलियन गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो आप ये कह रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं भारत को कि हमला करें, हमारी फौज को हराएं, उसको नेस्तनाबूद करें, तब हमारी सिविल गवर्नमेंट आएगी। अगर आप ये चाह रहे हैं तो ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मेरे ख्याल में हम किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं, हम कोई अच्छी डिबेट नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरह की डिबेट हो रही है तो मेरे ख्याल में मुझे फिर आपको सुनना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे कोई ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो बुनियादी तौर पे स्टेट्समैन का काम होता है वो इशू को रिजॉल्व करना होता है, इशू को बढ़ावा देना नहीं होता। मैं पहले भी आर्गुमेंट कर चुका हूं। देखिए इफ्तिखार साहब, आपने खुद माना वही बात है कि रिजॉल्व हो ही नहीं सकती, बिकॉज आपकी जो सेना है अगर वो हावी है सब रेजोल्यूशन पे। आप मुझे बताइए किस देश में फॉरेन पॉलिसी उस देश की सेना बनाती? कोई और देश है पाकिस्तान के अलावा? कोई भी और देश जहां फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी डॉक्यूमेंट इशू करती है? अरे ये कौन सा देश है? डिफेंस पॉलिसी इशू करे सही है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी आप आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से आए, ये कहाँ का देश है? अगर इस किस्म की चीज आप तैयार होंगे तो क्या होगा? आपका ख्याल है कि जब नवाज शरीफ जी ने वाजपेयी को दावत दी थी लाहौर में, उस वक्त फौज डिसीजन लिया था कि नवाज शरीफ जी बुलाए वाजपेयी जी को इधर इस्लाम? देखिए बातचीत तो मेरा ख्याल में तो आपने खुद कहा कि मोदी साहब खुद गए रास्ते में अफगानिस्तान से नीचे उतर के, तो बातचीत के लिए कब मना किया? लेकिन आप माहौल कहां बनने देते हैं? जहां बातचीत होती है उधर कारगिल हो जाता है, जहां बातचीत होती है उधर उरी हो जाता है। तो क्या बातचीत का माहौल है? मतलब हम सह रहे हैं, आप जो मर्जी करते रहे, फिर भी हम बात कर रहे हैं और आपको जवाब ना दें, ये क्या तरीका? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं भारत से? भारत इस तरह का कमजोर देश है। मेरा ख्याल में आप इस तरह अगले 100 साल तक दीवार से टकरे मारती रही है और अपने फोड़ती रही है। पाकिस्तान इसी तरह रहना है अगर आप इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान इस तरह नहीं रहने वाले हैं। तो मेरा ख्याल मैं प्रेडिक्ट करता हूं आज आप लिख लीजिए, 100 साल तक आप लिख लीजिए, पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान विल ड्राउन ऑन हिज ओन वेट। ये हालत आप पैदा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा।
भारत तो अपने पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप डूबने पे बिल्कुल आमादा है और आप हर एक कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान टूटे। मेरे ख्याल में आप इस तरह की सोच ले कि पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करेंगे। आप 71 वाली गलती ना कीजिएगा कि आपने पहले भी मुक्ति बानी को सपोर्ट करके वहां पे भी ईस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान से जुदा किया। मेरे ख्याल में ये सोच नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक हकीकत है, उसे तस्लीम करें और फिर यहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को मजबूत करें। अगर आप कर सकते हैं, पवन आप इफ्तिखार जी की बात को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भारत का रवैया इसी तरह का रहा तो आने वाले 100 सालों में भी पाकिस्तान नहीं बदलने वाला है। जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा अगर आपकी सोच यही है तो बिल्कुल आने वाले 100 साल, भुट्टो जी तो हजार साल तक लड़ने की बात करते थे। भुट्टो जी क्या हुआ, ये छोड़िए इनकी बातें। इससे भारत का कोई मतलब नहीं है। ये जैसे हैं ये वैसे इनकी कारणों से रहेंगे और ये रहेंगे भी नहीं ज्यादा दिन अगर जिस ढंग से चल रहे हैं। दाऊद इब्राहिम वहां, ओसामा बिन लादेन इस्लामाबाद में मिलते हैं, काबुल में विस्फोट होता है, काबुल की सरकार कहती है पाकिस्तान ने करवाया। ये अपने को सुधारे, पहले स्वयं तो सुधरे फिर दूसरों का नाम लें। क्या कारण है? चारों तरफ के देश इनके खिलाफ है। जैसे संबित जी ने कहा, सार्क तक के देश इनके खिलाफ है, इनके साथ काम करना नहीं चाहते। और जिस तरह की सरकार एक जनता को मिलती है कि समझ जाना चाहिए कि आखिर दुनिया के बाकी मुल्क किस तरह से उससे कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, बजाय कि ये कहने के इफ्तिखार साहब ये कहते कि तमाम देश तमाम मुल्क उनके बारे में जो भी सोचे वो एक अच्छे मानवीय व्यवहार की शुरुआत करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ होंगे ही नहीं, करके भी दिखाएंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन ऐसी इफ्तिखार साहब के जरिए हमें बात सुनने को नहीं मिली। उम्मीद ऐसी ही थी कि कुछ सकारात्मक बातें सुनने को मिलती। बहरहाल उन्होंने एक तरफा पक्ष जरूर रखा, लेकिन एक पूरा पक्ष वो अपने तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे थे। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।